नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 14 सितंबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग धीरे धीरे स्लाइड की संख्या को बढ़ा रहे हैं। पहले हम 20 स्लाइड से आप लोग को पढ़ाते थे, अभी कम से कम इसमें 50-52 स्लाइड हो गए हैं। तो आपको अगर ये वीडियो सही में अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज़रूर आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। इसी मोटिवेशन के साथ हम भी काम कर रहे हैं कि आज हमारा चैनल बहुत ही छोटा है, लेकिन एक ऐसा उम्मीद मन में है कि हाँ, हमारा भी नाम होगा और हमारा भी चैनल का एक ब्रांड वैल्यू होगा। ये इस मोटिवेशन के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंटेंट जो है हम लोग क्या क्या पढ़ाते हैं। तो कंटेंट में नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स है, पर्सन प्लेस एंड थिंग्स जो भी है इन न्यूज़ वो है, आर्ट एंड कल्चर, गवर्नमेंट स्कीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिपोर्ट्स है, समिट्स है, स्पोर्ट्स न्यूज़ है, डिफेंस सिक्योरिटीज़ है, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट, ये सब सारे चीज़ कंटेंट में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए के वेणुगोपाल, ऑप्शन नंबर बी मुकुल रोहतगी, ऑप्शन नंबर सी मुकेश कुमार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में आपको मालूम होगा कि हमारे अटॉर्नी जनरल जो महान न्यायवादी हैं वो के वेणुगोपाल थे, लेकिन इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब मुकुल रोहतगी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इनको बता दें कि पहले के वेणुगोपाल से पहले भी मुकुल रोहतगी ही थे, तो इनको फिर से नियुक्त किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि महान न्यायवादी होता क्या है, तो ये भारत सरकार में, मतलब भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। इनको अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है, ये है के वेणुगोपाल, और इनको अभी नियुक्त किया गया है 2 बार, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनके जगह पे इनको नियुक्त किया गया है, और जब के वेणुगोपाल जी थे तो इनके जगह पे ही वेणुगोपाल जी को नियुक्त किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या है? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन इसको नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, होल्ड्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल रहेगा, और जब तक नहीं चाहेंगे, अगर आज बोल दिए तो आज हट जाएंगे, कल बोल दिए तो कल हट जाएंगे, आज नियुक्त करना है कल नियुक्त करना है, मतलब जो भी प्रेसिडेंट का जो मन में रहेगा उसी के हिसाब से अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति होता है। ठीक है, हिज ड्यूटीज आर एडवाइज टू द गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स टू परफॉर्म अदर लीगल ड्यूटीज विच आर रेफर्ड और असाइन टू हिम। ठीक है, ये भारत सरकार का वकालत करते हैं, इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रेसिडेंट के ऊपर ही इनका ड्यूटी डिस्चार्ज करना है, फंक्शन कन्फर्ड बाय हिम इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। इन ऑर्डर टू अपॉइंट एज द अटॉर्नी जनरल अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड एज ए अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब अगर अटॉर्नी जनरल बनना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज होना अनिवार्य है। ठीक है, उस उतना क्वालिफिकेशन आपको होना जरूरी है। दो इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट, ही हैज़ द राइट टू स्पीक इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड एनी कमिटी देयर ऑफ, बट देयर इज़ नो राइट टू वोट। इसे याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, है ना। दोनों सदनों का जो कमिटी या कोई भी हाउस में अगर मीटिंग हो रहा है तो उसमें भाग लेने का अधिकार तो अटॉर्नी जनरल के पास है, लेकिन किसी भी सदन में वोट करने का अधिकार नहीं है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल को वोट करने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये मुकुल रोहतगी जो है ये भारत का 14वें महान न्यायवादी बने हैं, अटॉर्नी जनरल बने हैं। कितने नंबर के? 14वें। और वेणुगोपाल जी 13वें नंबर के थे, इसे याद कर लीजिएगा। नंबर से भी बहुत कुछ पूछता है, इसलिए हम लिख दिए। और अगर पूछ लिया कि 12वें नंबर का कौन थे, तो 12वें नंबर में भी मुकुल रोहतगी ही थे। ठीक है, तो 12वें से 13वें वेणुगोपाल बने, और 13वें से फिर 14वें किनको बना लिया गया है? मुकुल रोहतगी को ही बना लिया गया है, और इनका कार्यकाल भी दिया गया है। देखिए मुकुल रोहतगी का
कार्यकाल, पहला जो कार्यकाल था 12वें नंबर का, वो 2014 से 17 के बीच था। उनके बाद 2017 से 2022 के बीच 5 साल रहे कौन, के वेणुगोपाल जी। और उसके बाद 2022 से अभी तक अभी मुकुल रोहतगी जी को नियुक्त किया गया है। देखिए, मुकुल रोहतगी जी को फिर से नियुक्त किया गया है भारत का महान न्यायवादी, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। जैसे महान न्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 76 में है। ठीक है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील महान न्यायवादी होता है। और भारत के सबसे पहले महान न्यायवादी कौन थे, तो एमसी सीतलवाड़ थे, इसे याद कर लीजिएगा। और इन्हीं का सर्वाधिक कार्यकाल भी था, इसे याद कर लीजिएगा। महान न्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत कार्य करता है, अभी बता दिए, भारत के राष्ट्रपति का जब जब भी मन होगा तब हटा सकते हैं, और जब मन होगा तो तब नियुक्त कर सकते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। महान न्यायवादी को सदन में ज्वाइंट सीटिंग, किसी भी मतलब सदन में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वोट करने का अधिकार नहीं है, ये पहले हम बता दिए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट, अब नियुक्ति से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड। जैसे भारत का अगर पूछ लिया जाए कि 15वें वित्त आयोग कौन है, तो नंद किशोर सिंह, जिनको हम लोग शॉर्ट में इनके सिंह भी पढ़ते हैं। भारत के मुख्य सतर्कता आयोग मतलब चीफ विजिलेंस कमीशन, ये कौन है, कमिश्नर, ये है सुरेश पटेल, सुरेश एन पटेल इनका नाम है। ठीक है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, ये कौन है, यशवर्धन जी हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, ये कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो सुमन बेरी हैं। और सीईओ जो है ये परमेश्वर अय्यर हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस स्लाइड से भी क्वेश्चन बन देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत संभावना है। ठीक है, आने वाले जो भी एग्जाम है। ठीक है, अब अगर आपको मेहनत अच्छा लगता है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है, और भी इनसे रिलेटेड ये हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दिए हैं, हालांकि इसका आंसर हम दे देते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी सही है। ठीक है, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड बाय द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक का उनके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी ही शैल हैव द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल सही है। सारे जो ऑप्शन है ये सही है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी केरल। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा ये मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य है कि जो गोवंश है उनको जो रोड पे है उनका स्वास्थ्य का देखभाल करना, इसे याद कर लीजिएगा। और ये मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भूपेश बघेल जी के द्वारा ये किया गया है। योजना के मध्य ये गोवंश का स्वास्थ्य सुविधा मन के ऊ जाता है, इसका विस्तार करना है, उसका स्वास्थ्य का देखभाल करना है, जो कि रोड पे जो भी घायल पशु हैं उनको देखभाल करना है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये गोवंश का है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे इस योजना का जो उद्देश्य आपको बता दिया, पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य का देखभाल करना है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, ये सब बता दिए हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो नया रायपुर है उसका नाम बदल करके अटल नगर किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इलाहाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो प्रयागराज कर दिया गया है। मुगल सराय का नाम बदल कर क्या कर दिया है, जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए और भी छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन बनता है। जैसे इसमें दिया हुआ है कि CFR अधिकारों को मान्यता प्राप्त करने वाला, मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बना है, तो ये भी छत्तीसगढ़ ही बना है, इसे याद कर लीजिएगा। कौशल्य मातृत्व योजना जो है ये भी छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। और मुख्यमंत्री मितान योजना ये भी छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में
महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। हाल ही में यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर सी कार्लोस अल्कराज, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पुरुष एकल का खिताब है इस बार बहुत ही अच्छा कम उम्र के व्यक्ति ने पुरुष एकल का खिताब जीते हैं यूएस ओपन में, और उनका नाम है कार्लोस अल्कराज। ठीक है, ये बहुत ही युवा खिलाड़ी बने हैं ऐसा करने वाले। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा इसका जो खिताब है ये जीता गया है। कार्लोस अल्कराज जो है ये कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे के हैं उसको हराकर ये जीते हैं, और ऐसा करने वाले पहले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। और कार्लोस अल्कराज कहाँ के हैं? तो स्पेन के हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। यूएस ओपन 2022 कौन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज जीते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हैं। इससे अभी इस खेल से इस स्लाइड से बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं फ्रेंड्स, तो इसको ज़रूर आप देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके लिख भी लीजिएगा जहाँ तक हो सके। ठीक है, देखिए यूएस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब कौन जीता है? तो महिला एकल का खिताब जो है ये जीती है ईगा स्वेटेक ने। ये यूएस ओपन 2022 का महिला एकल का। ठीक है, और ये मलेशिया के खिलाड़ी जो ओन्स जॉवेर है उनको हराकर जीती है। यूएस ओपन 2022 में मिक्स डबल जो मतलब महिला और पुरुष दोनों मिलकर खेलते हैं, स्टार्म और जीन्स पियर्स के द्वारा जीता गया है, इसे याद कर लीजिएगा। तो यूएस ओपन मेन सिंगल, वुमेन सिंगल और डबल्स ये तीनों इसमें हमने बता दिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये क्या है? विजेता इसमें कौन कौन बने हैं? मेल में राफेल नडाल और फीमेल में एस्ले बाटी। राफेल नडाल कहाँ के हैं? राफेल नडाल है स्पेन के और एस्ले बाटी है ऑस्ट्रेलिया की, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, फ्रेंच ओपन में भी सेम विजेता है, फ्रेंच ओपन में भी एकदम सेम है। मेल में राफेल नडाल है और फीमेल में एस्ले बाटी है। विंबलडन ओपन में मेल में नोवाक जोकोविच है और फीमेल में एस्ले बाटी हैं। तो एस्ले बाटी तीनों ओपन जीती हैं, अमेरिका ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि कौन सा जो इवेंट है मतलब कौन सा ओपन है वो किस कोर्ट पे खेला जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ 4 ओपन है जिसको हम लोग अफवाह के नाम से भी पढ़ते हैं ना, ए ऑस्ट्रेलियन ओपन, अफवाह ऐसे करके पढ़ते ना, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन जिसको यूएस ओपन भी बोलते हैं, अफवाह। ठीक है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये स्लाइड से भी ये वाला जो पिक्चर लगा है ना, इससे क्वेश्चन आएगा सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला टाइटल कौन है? तो राफेल नडाल जो कि 22 बार जीते हैं, इसे याद कर लीजिएगा। कितने बार जीते हैं? 22 बार। देखिए यहाँ पे ये 22 बार जीते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कौन जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच 21 बार और 20 बार कौन है? रॉजर फेडरर, ये जीते हैं ग्रैंड स्लैम, इसे याद कर लीजिएगा। मेंस में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें बगल में हम दे दिए हैं कि यूएस ओपन में कितना रुपया मिलता है, प्राइज मनी भी दिया हुआ है। तो देखिए यूएस ओपन में $57 मिलियन मिलता है, फ्रेंच ओपन में 48.07 मिलियन डॉलर मिलता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में 44.14 मिलियन डॉलर मिलता है, विंबलडन में 42.6 मिलियन डॉलर मिलता है। तो इसे भी याद कर लीजिएगा, अगर कहीं ना कहीं अभी देखिए एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना। ठीक है, उसके बाद ये देखिए अभी हमने बता दिया कि कौन कौन सा खेला जो है ये किस कोर्ट पे खेला जाता है। जैसे हार्ड कोर्ट पे ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और विंबलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि कौन सा जो टूर्नामेंट है वो किस कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो पर्वत प्रहार है ये भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है और ये लद्दाख में शुरू किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये अभ्यास है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए हमारे भारतीय सेना के प्रमुख मनोज पांडे जी हैं ये यहाँ पे, और देखिए भारतीय सेना का दमखम देख लीजिए कितना है और हमें इन पे गर्व है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे
ये तो है लद्दाख में, ये इसका आयोजन किया गया है पर्वत प्रहार का। और अभी देखते हैं कि थल सेना प्रमुख कौन है, मनोज पांडे जी हैं। वायुसेना प्रमुख कौन है, विवेक राम चौधरी हैं। और नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि सिंह है, ये नए बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा, नई नियुक्ति है। भारत का तीनों सेना का कमांडर इन चीफ कौन होता है, तो ये होता है भारत के राष्ट्रपति, इसे याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आएगा, मतलब क्वेश्चन आने वाला संभावना होता है, ये आता है, ठीक है। तो तीनों सेनाओं का जो कमांडर इन चीफ किसको बोला जाता है, तो भारत को राष्ट्रपति को बोला जाता है, उन्हीं के हाथ में है। देखिए वोस्टक युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो रूस में, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास 2022 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पेंशन एट योर डोर स्टेप की पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी असम। द पेंशन एट योर डोर स्टेप जो है ये हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पेंशन, जो भी बुजुर्ग हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है, उनको पेंशन उनके घर तक पहुंचाया जाएगा इस योजना के तहत, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी आप लोग सभी जानते हैं मुंबई है, और यहीं पे दलाल स्ट्रीट में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के मुख्यालय भी है, ठीक है। आरबीआई का भी मुख्यालय यहीं पे है, ठीक है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो एकनाथ शिंदे जी बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी पॉलिटी का एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ठीक है, आर्टिकल वाला। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये अभी उत्तराखंड में लाने का लिए एक समिति का गठन किया गया है। उत्तराखंड बहुत प्रयास कर रहा है कॉमन सिविल कोड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए, तो इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखते हैं इससे रिलेटेड आखिर है क्या ये कॉमन सिविल कोड, ठीक है, समान नागरिक संहिता है क्या? तो एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो कि किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर है, मतलब कोई भी इसमें धर्म आगे पीछे नहीं आएगा, है ना। देश में हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन और बौद्ध आते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, इनके लिए है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, तुर्की और इजिप्ट जैसे देशों में ये वाला लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ लागू है आपसे पूछ सकता है कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सूडान में, तुर्की में और इजिप्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 44 में ये बताया गया है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी है, इसे याद कर लीजिएगा। तो राज्य इसको लागू करते करेगा, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, 44 में, ठीक है। और अभी भारत में कौन सा एकमात्र राज्य है जिसमें ये लागू है, तो गोवा में 1961 में ही इसको लागू कर लिया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। इसका आर्टिकल जो है 44 है, यही लिखने के लिए मैं इसमें दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, इस स्लाइड से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये सब सारे चीज़ जो भी बता दिए हम आपको बता दिए हैं। इसमें एक और फैक्ट जो बताना बाकी रह गया है वो है कि उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो ऋषभ पंत बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान जो है ये उत्तराखंड के रानी खेत में स्थापित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको मालूम होगा ये सब सारा चीज़ पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं। जैसे स्कूल स्वच्छता कार्यक्रम उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने ही प्रत्येक जिले में संस्कृत भाषा वाला गांव विकसित करने के लिए घोषणा किया है, निर्णय लिया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी है, ठीक है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड को कहा जाता है। देवों की भूमि भी उत्तराखंड को कहा जाता है। हरेला पर्व जो है ये उत्तराखंड में ही मनाया जाता है, और फूलदेई त्यौहार भी उत्तराखंड में मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। आपको सच में अगर स्लाइड अच्छा लग रहा है और हमारा ये मेहनत अच्छा लग रहा है कि हाँ कंटेंट एक नंबर है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें कि हाँ यहाँ से भी तैयारी किया जा सकता है, ठीक है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 जिमेक्स
कहाँ पे शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी अदन की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी अरब सागर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में जिमेक्स जो एक्सरसाइज है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसका फुल फॉर्म है, ये बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे देखिए 2021 में जो है ये 5वां संस्करण था, और इस बार जो है ये छठा है। इसे याद कर लीजिएगा, ये 6 टाइम है जो कि बे ऑफ बंगाल में किया जा रहा है। ठीक है, और ये बायलैटरल है, मतलब दो दो पक्षीय द्विपक्षीय है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, एक समुद्री अभ्यास है जिसमें भारतीय नौसेना शामिल है, और इसमें आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस कवरत्ती, आईएनएस कदमत भाग लेगी। ठीक है, जिमेक्स जो है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, इसका फुल फॉर्म है, इसे याद कर लीजिएगा। इसकी ये जो है 10वां संस्करण है, इसे याद कर लीजिएगा। 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। ठीक है, अब आते हैं कुछ युद्ध अभ्यास पे। जैसे एक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और मालदीव के बीच होता है एक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच। खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। मिलान युद्ध अभ्यास ये बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास है जिसका आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। डस्टलिक युद्ध अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में किया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में किया जाता है। मित्र शक्ति किसके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है, इसे याद कर लीजिएगा। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में है। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में है। सिम्बेक्स इंडिया और सिंगापुर के बीच में है। सिटमैक्स में कौन कौन सा देश है? इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और भी है, जैसे अल नगाह युद्ध अभ्यास जो है ये भारत और ओमान के बीच में है, अल नगाह। ठीक है, काजिंद युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच में है। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में है। शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। समुद्र शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ठीक है, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है। उदार शक्ति जो है ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और शायद ही इस स्लाइड से, ये तीनों स्लाइड के बीच से बाहर से ही कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है, आपको अगर अच्छा लगे तो एक कॉपी में नोट डाउन जरूर कर ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का सबसे बड़ा संस्कृत संग्रहालय जो है ये हरियाणा में राखीगढ़ी में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हड़प्पा सभ्यता का फोटो है, इसे याद कर लीजिएगा, ये हड़प्पा सभ्यता का है। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन इज द बिगेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी। ठीक है, द इंडस वैली पीपल न्यू द यूज ऑफ गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज बट नॉट आयरन, मतलब इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था उसमें आदमी लोग आयरन का यूज करना नहीं जानता था, गोल्ड, कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज करना जानता था। ठीक है, इसमें ये देखिए, द फर्स्ट साइट एग्जीक्यूटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज हड़प्पा। ठीक है, पहला जो साइट खोजा गया था वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन था? वो हड़प्पा था, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन भी दिया गया है। ये देखिए, ये संग्रहालय का फोटो है जो कि बनेगा ये राखीगढ़ी में। ठीक है, राइस कल्टीवेशन, ये इसका आंसर देना है आपको फ्रेंड्स। राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन साइट ऑफ, तो मतलब ये हड़प्पा साइट में कहाँ से चावल का जो प्रमाण है वो मिलता है। इसमें हालांकि दिया हुआ है लोथल से, ये दिया हुआ है। विच इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट, तो अलेक्जेंडर कनिंघम दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ा संग्रहालय जो है ये राखीगढ़ी में बनेगा। देखिए यही है राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, और हिसार में जो एयर टैक्सी शुरू है, हिसार से चंडीगढ़ ये एयर टैक्सी सेवा शुरू किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे राखीगढ़ी जो है ये हड़प्पा का ही हिस्सा था, सिंधु घाटी सभ्यता का। ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व सभ्यता था। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री है और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये हरियाणा का कुछ इम्पोर्टेंट योजना है, जैसे एक चिराग योजना है
यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चिराग का फुल फॉर्म क्या है? चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट, इसे याद कर लीजिएगा। हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अष्टांग योग जो है ये सोनू फोगाट की पुस्तक है, जिसका विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया था। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क ये हरियाणा में ही स्थित है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब सारे चीज़ कहाँ पे है? ये हरियाणा में स्थित है। भारत का पहला ग्रेन एटीएम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। हवाई टैक्सी सेवा हिसार से चंडीगढ़ के लिए शुरू किया गया था, वो भी हरियाणा में ही शुरू किया गया था। इतने आप हरियाणा से फैक्ट्स रखिएगा याद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, हाल ही में अंगोला के दूसरी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोआओ लोरेंको जो है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, ये राष्ट्रपति बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और ये कुछ कैपिटल करेंसी है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, लुआंडा और ख्वाजा जो है ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17 के 15वें स्टील फ्रिगेट को मुंबई में लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम है ये है, क्या है? तारागिरी, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये देखिए प्रोजेक्ट 17A से, मतलब 17A से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे दिए हैं, जैसे इसमें डॉकयार्ड, जो 4 मझगांव डॉकयार्ड में इसको बनाया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा नौ, नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी और महेंद्रगिरी रखा गया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, देखिए ये तारागिरी स्टील्थ है। स्टील्थ फ्रिगेट मतलब छोटा जहाज और जो रडार से बाहर, मतलब रडार में पकड़ ना आए ऐसा। ठीक है, ठीक है, चलिए। और इससे है ये जो है, ये कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए हैं। नीलगिरी जो है ये सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोदा बेटा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट केटू, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सतपुड़ा का सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़ है। आईएनएस विक्रांत क्या है? तो एक भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, जिसको 2 सितंबर को कोची से प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट 75 के बारे में हम लोग इसमें दे दिए हैं, कौन कौन सा? आईएनएस खलवरी, खंडेरी, करंज, वेला और वाक्सीर बागीर, ये सब सारे चीज़ है, जिसमें 6 पनडुब्बी बनाया जाएगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।